हेलो बच्चों। तो आज हम एल टी मैथमेटिक्स 2015 के पेपर का पार्ट 2 लेकर आए हैं सॉल्यूशन का। ठीक है। तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सॉल्यूशन का पार्ट लेकर आइए। थोड़ा सा बिजी मैं आजकल चल रहा हूँ एग्ज़ाम्स की वजह से, और थोड़ा सा जो है स्कूल्स खुल रहे हैं तो हमारे टीचर्स का जो है काम बढ़ गया है। तो अभी जो 101 से लेके 110 तक के क्वेश्चन हो चुके थे, 111 से 120 तक के क्वेश्चन आज इस वीडियो में मैं आपको करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम ज़रा पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई रेस टू पावर एक्स एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू थ्री रेस टू पावर थ्री बाई टू की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है करेक्ट होगा, वो कौन सा आपको लगता है। तो हम इसको सीधा सीधा सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होगा। ठीक है। तो मैं आपको ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन करने के लिए मैंने तीन फॉर्मूले आपको लिख के दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहला फॉर्मूला लॉग एक्स इंटू वाई का होता है, वो होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। आपको ऊपर दिख ही रहा है, देखो ये ब्लू वाले में जो लिखा हुआ है। दूसरा है लॉग ई रेस टू पावर एक्स की वैल्यू होती है एक्स। तीसरी जो फॉर्मूला है वो होता है लॉग एक्स अपॉन वाई का, वो होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है। ये तीन फॉर्मूले बच्चों हम यूज़ करेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे बड़ा आसान से तरीके से। देखो इसको सॉल्व। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई रेस टू पावर एक्स दे रखा है, एक्स माइनस टू है, उसके बाद में अपॉन एक्स प्लस टू है, पावर थ्री बाई फोर है। सबसे पहले तो इसमें मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला बनाते हैं। इसको ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई रेस टू पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग क्या बन जाएगा ये एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू बन जाएगा इस रेस टू पावर थ्री बाई फोर। ठीक है। ये बनने के बाद में अब करना क्या है। अब देखो करना क्या है यहाँ पे कि आपको ना डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई रेस टू पावर एक्स का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करना है पहले सेकंड फॉर्मूले से। फिर आ जाते हैं, इसको लिख सकते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री बाई फोर। थ्री बाई फोर पावर आगे आ जाती है लॉग में, और ये बन जाता है लॉग फिर अपॉन वाला फॉर्मूला, तो एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स प्लस टू। इतना बनने के बाद में अब करना क्या है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो होता है वो होता है वन, तो यहाँ पे लिखा वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री बाई फोर। थ्री बाई फोर तो कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर आ जाता है। लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स माइनस टू का ये होता है वन अपॉन एक्स माइनस टू, और एक्स प्लस टू का होता है वन अपॉन एक्स प्लस टू। इतना आने के बाद में मैं आगे कर रहा हूँ, ऊपर के पेज पे लिख रहा हूँ ये रब करके। ठीक है। तो ये वाला आ गया था। अब इसमें हमने दोबारा से लिख दिया वन प्लस थ्री बाई फोर वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप किस तरीके से करेंगे, एलसीएम लेके। ठीक है। तो एलसीएम देखो लेने के लिए तरीका क्या होता है, ये होता है वन प्लस थ्री बाई फोर, ऐसे लिखो। एलसीएम का मतलब ये होता है ये जो नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू बन जाता है ये। और इसकी ये जो दिख रहा है ना एक्स प्लस टू, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और एक्स माइनस टू की यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। तो करोगे तो क्या बनेगा, देखो ज़रा बच्चों बताओ ये क्या बनेगा। ये बनेगा आपका एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है। तो ये बना, एक्स से एक्स काट दो तो क्या बनेगा, ये बनेगा वन प्लस थ्री बाई फोर इंटू फोर अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ऊपर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर हो जाता है फोर। ये इस तरीके से बन जाएगा। अब ये बन गया वन प्लस थ्री बाई फोर इंटू फोर है। ठीक है। इंटू फोर, और ये मिल रहा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। इस तरीके से ये फोर से ये वाला फोर काट दो। क्या मिला, क्या मिला, ये मिला आपको वन प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ये मिला। इसको ज़रा थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिला, इसका जब दोबारा से एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर बन जाएगा। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। यानी ऑप्शन नंबर अगर इसकी बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इफ एक्स इज इक्वल टू साइन टी वाई इज इक्वल टू साइन पी टी देन द वैल्यू ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या होगी। ठीक है। तो x बराबर साइन टी दे रखा है, y बराबर साइन पी टी दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। इसका आंसर मैंने आपको बताया था ज़ीरो आएगा। वो ज़ीरो आएगा किस तरीके से वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखिए बच्चों, दे रखा है एक्स इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन पी टी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल के देखते हैं। यानी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, कॉस टी, और डी वाई अपॉन डी टी क्या होगा, ये होगा पी कॉस पी टी। ठीक है। यही होगा। डिफरेंशिएशन नॉर्मल इसी तरीके से करते हैं ना। अब डी वाई बाई डी एक्स का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है। इसमें वैल्यू रखते हैं तो ये बनेगा पी कॉस पी टी अपॉन
कॉस टी। ठीक है, ये बना, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करके यहीं पे छोड़ देते हैं। एक बार और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, पी कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, उसको कांस्टेंट नंबर है। तो इसमें डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। डिवाइड वाला फॉर्मूला कहता है कि पहले नीचे वाले को ऐसे ही रखो, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करो। तो इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है माइनस पी साइन पी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाओ, इसको ऐसे ही छोड़ो, यानी कॉस पी टी को ऐसे ही छोड़ो, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो इसका क्या हो जाता है माइनस साइन टी कॉस टी का। फिर अपॉन में क्या कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो, किसका, ये जो नीचे वाला है, यानी कॉस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये करा तो कॉस स्क्वायर टी बनेगा। और एक चीज़ हम बस इस चीज़ में भूल रहे हैं कि ये टी की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो इसका जब होगा तो एक्स वाले का क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो डी टी अपॉन डी एक्स भी होगा। अब देखो ज़रा इसमें करना क्या है। ठीक है, तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में ये वैल्यू आई थी। अब डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो जो डी एक्स अपॉन डी टी निकाला ना, उसी को हम उल्टा कर देंगे, तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यानी ये तो पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा माइनस का ये है, माइनस माइनस प्लस का ये, तो ये बना कॉस पी टी और साइन टी प्लस का, और ये माइनस का बना पी साइन पी टी और कॉस टी। ठीक है, डी टी अपॉन डी एक्स की जगह पे आप रखो 1 अपॉन कॉस टी, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी जो आया था वो कॉस टी आया था, अगर आपको याद हो तो। और अपॉन में लिख दिया आपने कॉस स्क्वायर टी। अब ये कॉस स्क्वायर टी जो है, इसको इधर पहुंचा दो आप। ठीक है, इधर जब आप पहुंचाओगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर टी और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू क्या बनेगा, ये बनेगा पी कॉस पी टी साइन टी माइनस पी साइन पी टी कॉस टी और अपॉन में कॉस टी। ठीक है, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना पूरा का पूरा, ये वाला। ठीक है, हमने अपॉन में डाल दिया। अब देखो क्या करना है, ये कॉस स्क्वायर टी है, तो बाकी सारा का सारा वैसे ही रहेगा। कॉस स्क्वायर टी को जो है ना, इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इस तरफ डी स्क्वायर वाई के बगल में। ठीक है, ये लिख दिया, बाकी सारा का सारा वैसे ही। अब हम कॉस टी से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी। ठीक है, और साइन टी ऐसे ही रहेगा बगल में। फिर माइनस, ये बन गया आपका कॉस टी अपन कॉस टी हो गया 1, तो ये बन गया पी साइन पी टी। ठीक है, इतना बनने के बाद में अब थोड़ा सा इसमें ज़रा हम देखेंगे क्या क्या मिल रहा है हमारे को। ठीक है, तो ये तो हमने पूरा का पूरा ऐसे लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको ज़रा ना हम क्या करते हैं, ये ध्यान से देखते हैं। अभी आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये निकली है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अभी निकली थी हमारी, ये निकली थी पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी इंटू साइन टी जो है वो एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिख दो। ठीक है, साइन टी लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी जो था, साइन पी टी को जो है वो वाई की वैल्यू, तो पी स्क्वायर वाई लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी यानी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस में इसको लेकर आ जाते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस पी स्क्वायर वाई, इस तरफ क्या बचेगा ज़ीरो। जब ये सारे के सारे, ये जो है ना, ये सारे के सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ज़ीरो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर आया था। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 113 जो दे रखा है, इसमें आपसे पूछा है टेन इनवर्स 1/1 + x² dx की वैल्यू क्या होगी, यानी टेन इनवर्स अपॉन 1 + x² dx की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके आंसर में डेविएशन आ रहा है, यानी इसका आंसर जो है वो चारों ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। अगर आपका करता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि इसका आंसर इनमें चारों में से एक हो सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो है मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो इसका ये होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ करके। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx, इसका कहना है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट टेन इनवर्स एक्स को जो है वो t कंसिडर कर लो। तो टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/1 + x² dx बराबर हो जाएगा किसके, dt के। ये बात तो आपको क्लियर है ना। जैसे हम करते हैं कि हमको क्या करना होता है, जिसको हमारे को कंसिडर करना है, इसको लेकर आने के लिए इसको जो है टी कंसिडर कर लेते हैं, जो ऊपर वाला है। अगर ये आ गया तो आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन तो ऐसे रहेगा, टेन इनवर्स एक्स की जगह पे आप टी डाल दोगे, और जहाँ पे 1/1 + x² दिख रहा है उसकी जगह पे डी एक्स की जगह पे डी टी डाल दोगे, तो ये मिला टी डी टी, यानी इसका आंसर आ गया टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी।
अच्छा, टी की वैल्यू क्या थी? टी की वैल्यू थी टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आ गया ये अपॉन टू प्लस सी। चारों में से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इस पे आंसर जिसका इस तरीके से आ रहा हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसका नन ऑफ दी अबव होगा। मैंने आपको जब आंसर की बताई थी तो नन ऑफ दी अबव इसका आंसर बताया था मैंने, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ अभी भी कुछ डेविएशन आ रही है या कुछ ऐसा लग रहा है कि आप उसमें से चारों में से कुछ आंसर निकाल सकते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर उस पर विचार करूँगा। मेरे हिसाब से ये आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 114 दे रखा है कि आपको इंटीग्रेशन डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या आंसर आना चाहिए। सबसे पहले तो एक बात याद रखना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं लगभग। तो इसका मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगा यहाँ पे और आपको आंसर बताऊँ, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स नो टेन, हाँ ओके, टेन इनवर्स एक्स दे रखा है आपको, ठीक है ना, डी एक्स ये निकालना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन तो ऐसे ही रखते हैं। डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब है दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे लिखा जा सकता है टेन इनवर्स एक्स, दो बार हो रहा है ना, डी एक्स। तो ये मतलब है एक बार हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर ही लेते हैं अंदर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा डी एक्स, सही। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसका मतलब ये जो है ये आपस में हम बोल सकते हैं इसका आंसर लगभग सेम आएगा, और ये जो फाइनल आंसर है ये क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा प्लस सी। कैसे? क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ जिस चीज़ का भी आप करते हो, जैसे साइन एक्स का कर रहे हो, अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक दूसरे का उल्टा ही आंसर आएगा। यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों चीज़ें आपस में कट सकती हैं, कैंसिल आउट होती हैं या इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर इसका बोलूँ तो आंसर नंबर जो है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी दे रखा है आपको। 115 बोला है कि इफ़ y इज इक्वल टू सी रेस टू पावर माइनस साइन इनवर्स एक्स देन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर। आपको क्या लगता है कि कौन सा इसका आंसर होगा? बड़ी आसानी से मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि आपको अवकल समीकरण बतानी है कौन सी वाली आएगी, ठीक है। ठीक है, तो क्या दे रखा है आपको, दे रखा है y इज इक्वल टू सी ई रेस टू पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। एक चीज़ तो मैं बता देता हूँ, ई रेस टू पावर एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हो, डी बाई डी एक्स निकालते हो तो वही आ जाता है, ई रेस टू पावर एक्स ही आता है, ठीक है। तो ई रेस टू पावर साइन इनवर्स एक्स हो या एक्स ई रेस टू पावर एक्स हो तो बात वही रहती है। दूसरी बात, जब साइन इनवर्स एक्स का जब करते हो आप, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात याद रखना, बस दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसका देखो कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो सी तो ऐसे ही रहेगा। ई रेस टू पावर एक्स का क्या होता है, ई रेस टू पावर एक्स ही होता है, लेकिन ये एक्स नहीं है तो इसका एक बार और करना पड़ेगा चेन रूल से। तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये ई रेस टू पावर एक्स जो दिख रही है आपको, ये है किसकी वैल्यू? ये तो वाई की वैल्यू है। तो आप ये कह सकते हो वाई इंटू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है ये, यानी वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा ये। तो कौन सा ऑप्शन की तरह ये दिख रहा है? ये दिख रहा है ऑप्शन ए की तरह से करेक्ट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर मैंने इस तरीके से निकाल के आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 फिजिक्स का था। कुछ बच्चों ने बोला फिजिक्स के क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा अच्छे से समझा दीजिए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको बोला 1 मीटर जो लंबी छड़ी है 2.7 इंटू टेन रेस टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, यानी वो झूल रही है, ठीक है। और छड़ों की आभासी लंबाई क्या होगी जहाँ c बराबर 3 इंटू 10 रेस टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। स्टिक ऑफ 1 मीटर इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2.7 इंटू 10 रेस टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। द अपेरेंट लेंथ ऑफ द स्टिक आपसे पूछी गई है। c इज इक्वस टू आपको वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 रेस टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। आपसे अपेरेंट लेंथ पूछी गई है कि क्या होती है। अपेरेंट लेंथ कंसिडर कर लेंगे हम कि l है, और इसका जो आंसर है वो मैं बताता हूँ कैसे। चलो, सबसे पहले देख लेते हैं लेंथ ऑफ स्टिक गिवन है आपको, उसको हम एल नोट कहते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, उसका हम यूज़ करेंगे और आंसर निकल जाएगा। एल नोट इज इक्वल टू है 1 मीटर
ठीक है। वेलोसिटी जिसको हम v कहते हैं वेलोसिटी को, तो 2.7 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। और शायद c की वैल्यू जो दे रखी है आपको, c की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तीन चीज़ें दे रखी है आपको। मान लेते हैं वो जो लेंथ निकालनी है अपेरेंट लेंथ, वो l है। तो l का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है l इज इक्वस टू एल नॉट इंटू अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे और आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे होगा, बड़ा आसान है। तो हम इसको क्या करेंगे, एल नॉट की वैल्यू है 1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी की जगह पे 2.7, तो 2.7 का होल स्क्वायर यानी 2.7 इंटू 2.7 अपॉन c² यानी 3 इंटू 3 कर देंगे। 10⁸ वो कट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसको। अब ये 3 से जो है ना, ये 3 से ये 2.7 काटो, कितनी बारी में कटेगा, 0.9। ये वाला भी ठीक है 0.9 ही कटेगा टाइम्स में। तो ये आ क्या रहा है, ये आ रहा है आपका 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको अंडर रूट डायरेक्ट लगा देता हूँ। तो 1 माइनस 0.9 इंटू 0.9 यानी अंडर रूट में लिखूँ तो 1 माइनस 0.81। कितना आता है इसको सॉल्व करके, इसको आता है अंडर रूट, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 81 है, तो 0.19 मिलेगा। ठीक है, पॉइंट लग रखा है यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी 0.435 अप्रॉक्सीमेटली। अगर बात करें तो 0.44। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर, अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 0.44। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला गया कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के क्षैतिज घर्षण युक्त समतल पर विराम स्थिति में स्थित है, इसके गतिमान करने में कितना बल लगेगा। ठीक है, यानी आपको बोला फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ मास ऑफ 1 किलोग्राम एट रेस्ट ऑन अ रफ प्लेन, जहाँ पे म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1, जी की वैल्यू आपको दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये पता होगा, इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या। चलिए, तो आपको गिवन जो है वो देख लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू दे रखा है 0.1। अच्छा, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो ये दे रखी है। मास कितना बोला है, इसका मास बोला है m इज इक्वल टू 1 kg, ये बोला है। मैं आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला बताता हूँ, एफ इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन। ठीक है, एन की जो वैल्यू होती है अगर आपने पढ़ी है तो म्यू एम जी होती है। ठीक है ना, एन इज इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सीधा सीधा बताना चाहूँ तो म्यू की वैल्यू होगी 0.1, एम की वैल्यू है 1, जी की वैल्यू है 9.8। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, 0.98 न्यूटन इसका जो है वो आंसर होगा, क्योंकि फोर्स बोला है इसलिए न्यूटन में लिखा है मैंने। ये इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन बोला है, अ बुलेट ऑफ मास ए एंड वेलोसिटी वी बी is fired into a large block of mass c, the final velocity of system will be। ओके, एक b वेग से और a द्रव्यमान की गोली जो है c द्रव्यमान के एक बड़े तख्ते पर दागी गई है। ठीक है, फायर करा गया है उसको। तो निकाय के अंतिम वेग कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी मैंने जो है वो करेक्ट आंसर बताया था। क्या बताया था, a/a+c इंटू बी। देखो कैसे निकलता है, अब उसके ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है, तो आपको एक मोमेंटम का फॉर्मूला मैं लिख के दे रहा हूँ। पी इज इक्वस टू एम इंटू वी होता है, यानी मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम इज इक्वस टू, तो ये ए बी क्या करा है, मैंने इसके बारे में बताता हूँ आपको। जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वो बी दे रखी है, जो मास दे रखा है बॉडी का वो ए दे रखा है, और जिस तख्ते से वो टकराती है कैपिटल एम, उसकी जगह पे सी दे रखा है। तो सिस्टम की वेलोसिटी अगर बी है, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बिफोर कोलिजन, तो ये हो जाएगा पी इज इक्वस टू एम वी से ए इंटू बी हो जाएगा। ये मिला है पहला कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होता है वो मिला है। ठीक है, अगर आफ्टर कोलिजन बोला जाएगा तो ये दोनों मास जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी एम प्लस सी बनेगा। ठीक है, एम प्लस स्मॉल एम बनेगा, और ये कैपिटल वेलोसिटी जो है दूसरे बार कोलिजन की वो यूज़ होगी। तो अगर हम इसकी बात करें, कैपिटल एम है सी प्लस ए, और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ये होगी। ठीक है ना। तो अब अगर आपको ध्यान हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि ये जो P2 है, ये P1, ये जो P1 है, इन दोनों के, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम जो है वो आपस में कंजर्व रहता है, यानी कभी चेंज नहीं होता। यानी अगर हम बात करें तो ए बी इक्वल होगा सी प्लस ए इंटू वी के। अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये c प्लस ए जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे अपॉन में चले जाएगा। तो क्या बनेगा, ये v इज इक्वस टू बनेगा a अपॉन सी प्लस ए लिख सकता हूँ इंटू बी। तो ऑप्शन नंबर इसी तरीके से मैंने जो बोला इसका, यानी बी
2 यानी बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको जो है एक स्क्वायर लेमिना दे रखा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और आपसे पूछा है कि फॉर द गिवन यूनिफॉर्म स्क्वायर लेमिना ए बी सी डी हुज सेंटर इज ओ, कौन सी इक्वेशन जो है वो फॉलो होती है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। ये इनर्शिया की वैल्यू बोली है, आपको बोला है √2 I AC का मतलब ये है इनर्शिया ऑफ ए सी इज इक्वस टू इनर्शिया ऑफ ए एफ। ठीक है, तो इसी तरीके से 4 इक्वेशन दे रखे, इसका ऑप्शन नंबर सी मैंने आपको करेक्ट आंसर बताया होगा। इनर्शिया ऑफ ए सी इज इक्वस टू आएगा इनर्शिया ऑफ ई एफ। ये कैसे निकलेगा अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसके ऊपर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो बच्चों इसका ना सीधा सीधा फॉर्मूला है वैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर लेमिना अगर हो अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन जो होता है वो होता है ml² / 6। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर आपने पढ़ी है तो उसमें क्या कहते हैं, वो कहता है कि 2IEF जो होता है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा ml² / 6 के अकॉर्डिंग टू फिगर। तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ IEF जो निकलेगा यानी इनर्शिया ऑन EF इज इक्वस टू निकलेगा ml² / 12 के, क्योंकि वो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करता हूँ मैं। अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2IAC यानी AC पे जो इनर्शिया आएगा वो भी तो इतना ही आएगा ml² / 6, क्योंकि कंडीशन तो दोनों की सेम है। तो IAC जो आएगा वो आएगा ml² / 12। ठीक है, ये दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ये दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ IAC इज इक्वस टू आएगा IEF के। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर जो सी था इसका वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, आपको बोला है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज। अगर दो जो मास है उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो डबल कर दी जाए तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखो ज़रा, हम करके बताते हैं कैसे हो। तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि अगर दो जो हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका पहला का मास ए है दूसरे का बी है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस दे रखी है और डिस्टेंस को अब डबल कर दिया गया है। कितना, पहले मान लेते हैं 1 यूनिट थी, अब जो है वो 2 यूनिट कर दी, तो इस पे फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एफ इज इक्वस टू आपने पढ़ा होगा G m1 m2/r², यानी डी स्क्वायर होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस मान लेते हैं पहले 1 यूनिट थी, तो ये क्या बनेगा G m1 m2/1 का स्क्वायर। तो ये G m1 m2 बन जाएगा, एफ इज इक्वस टू G m1 m2। सही, मान लेते हैं अब जो है डिस्टेंस डबल होगी, तो एफ इज इक्वस टू क्या हो जाएगा G m1 m2/डबल, डबल यानी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हुआ तो इसका अब कितना फ़र्क पड़ेगा, अब इसका फ़र्क पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/4 G m1 m2। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस डबल हो गई तो फोर्स जो है वो 1/4 हो जाएगी। ठीक है ना, ओरिजिनल की। तो ओरिजिनल की 1/4 हो जाएगी, और इसका जो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें वो इसका आंसर होगा डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज भी जो है हमने 20 क्वेश्चन कर दिए हैं 120 तक। अब जो है आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा 121 से 130 तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।